वो सारी मेथड जो एक सर्वलेट के क्रिएशन के लिए मुझे चाहिए वो मुझे अपनी क्लास में लेके आनी पड़ेगी। और ये काम मैं 3 तरीके से कर सकता हूं। ये सर्वलेट इंटरफेस, ये जेनेरिक सर्वलेट क्लास, ये एचटीटीपी सर्वलेट क्लास, ये केवल तभी आप यूज कर पाएंगे जब आपके पास ये servlet.jar फाइल होगी। क्लाइंट रिक्वेस्ट देगा तो उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में कौन सी सर्वलेट एग्जीक्यूट करना है, ये डिटेल कहां मिलेगी? आपकी सर्वलेट प्रॉपर चल रही है, नहीं चल रही है, आपकी सर्वलेट रिजल्ट प्रॉपर दे रही है, नहीं दे रही है, राइट। इसकी टेस्टिंग करने के 2 ऑप्शन है मेरे पास। पूरे वेब डेवलपमेंट में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस्ड होके ध्यान से चीजों को समझिएगा, ओके। और यहां सबसे ज्यादा बच के रहिएगा 404 एरर से। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर एडवांस जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर आज से शुरू करेंगे हम सर्वलेट के कॉन्सेप्ट को। लास्ट लेक्चर मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वलेट बताया था, जहां पर हमने ये देखा था कि सर्वलेट की नीड क्या है या किस तरीके से हम सर्वलेट को यूज करके एक स्टैटिक एप्लीकेशन को डायनेमिक में कन्वर्ट करेंगे। ओके, इन सारे कॉन्सेप्ट को अभी हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़ा है। और वहां पर मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको यह भी दिया था कि सर्वलेट क्रिएशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम यहां पे डिटेल में बात करेंगे सर्वलेट क्रिएशन के बारे में, या व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू क्रिएट अ सर्वलेट, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। सर्वलेट की लाइफ साइकिल क्या होती है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक एप्लीकेशन को क्रिएट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम एक स्टैटिक पेज को डायनेमिक पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू कॉल अ सर्वलेट, web.xml फाइल क्या होती है। तो 1 बाय 1 अगर हम चलें तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो हमारी होगी सर्वलेट क्रिएशन की, आप किसी भी तरीके से चाहे सर्वलेट को क्रिएट करें, क्योंकि अभी हम आगे डिटेल में थोड़ा सा बात करते हैं कि सर्वलेट क्रिएशन 3 तरीके से हो सकता है। ईदर यू कैन इंप्लीमेंट योर क्लास विद सर्वलेट इंटरफेस, और यू कैन एक्सटेंड योर क्लास विद जेनेरिक सर्वलेट क्लास, और यू कैन एक्सटेंड योर क्लास विद एचटीटीपी सर्वलेट क्लास, राइट। तीनों में क्या डिफरेंसेस हैं बात करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है सर्वलेट क्रिएशन की, वो है एक जार फाइल जिसका नाम है servlet.jar। अब इस servlet.jar की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों ये चाहिए, बात करते हैं, ठीक है। सेकंड, वी नीड टू क्रिएट अ सर्वलेट, है ना। सेकंड स्टेप होगी हमारी क्रिएट अ सर्वलेट, किस तरीके से, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट, वी नीड टू क्रिएट web.xml फाइल, ठीक है, web.xml फाइल, ओके। लेकिन आई होप आपको लास्ट लेक्चर तक जो मैंने समझाया था इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वलेट के पहले, मैंने आपको बताया था कि कंपलसरी वी नीड अ वेब सर्वर, ओके। तो वेब सर्वर अपाचे टॉमकेट किस तरीके से इंस्टॉल करना है, अपाचे टॉमकेट में स्टैटिक पेजेस किस तरीके से अपलोड करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट आप मेरे अपाचे टॉमकेट वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जहां पर मैंने आपको एक HTML पेज को किस तरीके से सर्वर पे अपलोड करना है, अपाचे टॉमकेट में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, इन सारे कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, ओके। लेकिन अब यहां पर अगर मुझे सर्वलेट क्रिएट करना है तो फर्स्ट वी रिक्वायर्ड servlet.jar फाइल, क्यों चाहिए अभी बात करते हैं। देन सेकंड स्टेप में मुझे सर्वलेट क्रिएशन करना है, एनी वन ऑफ द वे। थर्ड, वी नीड टू क्रिएट web.xml फाइल, एंड फोर्थ वन, वी नीड टू टेस्ट दिस सर्वलेट, राइट, कि सर्वलेट को किस तरीके से कॉल करना है, ठीक है। HTML पेज के साथ सर्वलेट कॉलिंग किस तरीके से होगी, कितने तरीके से हम सर्वलेट को कॉल कर सकते हैं, डू गेट डू पोस्ट मेथड क्या होती है, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम बात करेंगे, राइट। लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फोकस्ड होके ध्यान से चीजों को समझिएगा, ओके। और यहां सबसे ज्यादा बच के रहिएगा 404 एरर से। क्या होती है ये 404 एरर, ये मैं आपको भी आगे एक्सप्लेन करता हूं, राइट। लेकिन सबसे पहली नीड जो हमारी है वो है servlet.jar फाइल। अब इस servlet.jar फाइल की क्या रिक्वायरमेंट है, आप समझिए। अभी तक आपने जावा में जितनी भी एप्लीकेशंस बनाई, राइट, है कि एक्चुअली सीक्वेंस क्या होती है, जावा में कोई भी मेथड अगर हम देखें तो मेथड्स होती हैं कहां पे, या तो क्लास में या इंटरफेस में, है ना। पढ़ा है हमने ये चीज, पता है हमें कि या तो जावा की कोई भी मेथड किसी क्लास की मेंबर मेथड होगी या किसी इंटरफेस की मेथड होगी। लेकिन सीक्वेंस से थोड़ा सा आगे बढ़े तो हर क्लास और इंटरफेस जावा में कहां होते हैं, पैकेजेस, है ना, दिस आर कॉल्ड पैकेजेस, ओके। और पैकेजेस का जो कलेक्शन होता है इसको बोलते हैं एपीआईज, मतलब पैकेजेस आर आल्सो कॉल्ड एपीआईज, ओके, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और पैकेजेस को जावा ने मुझे दिया हुआ है जार फाइल के फॉर्मेट में, जिसको हम बोलते हैं जावा आर्चिव फाइल, जावा आर्चिव फाइल, ये जार फाइल कहलाती है, जावा आर्चिव फाइल। तो अभी तक आपने जावा में जितनी भी क्लासेस यूज की हैं, लाइक एक्सेप्शन के लिए आपने क्लास यूज की, लाइक थ्रेड के लिए आपने क्लास यूज की, या आपने कलेक्शन की क्लासेस पढ़ी हैं कोर जावा में, राइट, आपने
रैपर क्लासेस पढ़ी हैं, लॉट ऑफ क्लासेस हमने जावा की इनबिल्ड क्लासेस को यूज किया है कि क्रिएशन ऑफ अ थ्रेड विद थ्रेड क्लास, एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है तो एक्सेप्शन क्लास है, हायरार्की है, ये सब हमने कोर जावा में पढ़ा है। लेकिन अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने जावा की किसी क्लास को यूज किया है और उस क्लास ने इनिशिएट करने में या एग्जीक्यूशन में कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट की है। उसका रीजन ये है कि जब आपने अपना जेडीके इंस्टॉल किया था तो जेडीके के साथ आपके पास हर वो क्लासेस आ चुकी हैं जो कि जावा की एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, और ये सब आपके पास आई है जार फाइल के फॉर्मेट में, जावा आर्चिव फाइल कि पैकेजेस जो हैं वो जार फाइल के फॉर्मेट में आपको दिए हुए, पैकेजेस का जो कलेक्शन है वो जार फाइल्स हैं, ये कहलाती है जावा आर्चिव फाइल, राइट। तो ये जो जार फाइल्स हैं अभी तक आपकी हर क्लास की जार फाइल आपके पास है, इसीलिए आप जावा की हर क्लास हर इंटरफेस को इजीली यूज करते हुए आ रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन क्या होगा जब अभी मैं सर्वलेट क्रिएट करूंगा, तो मैंने आपको क्या बोला है कि सर्वलेट को क्रिएट करने के लिए मुझे अपनी क्लास को सर्वलेट इंटरफेस से इंप्लीमेंट करना है, और सर्वलेट इंटरफेस जावा का अपना खुद का इंटरफेस है। मुझे अपनी क्लास को या तो जेनेरिक सर्वलेट क्लास से एक्सटेंड करना है, वो भी जावा की अपनी क्लास है, या तो मुझे अपनी क्लास को एचटीटीपी सर्वलेट क्लास से एक्सटेंड करना है, वो भी जावा की अपनी क्लास है। लेकिन ये सारी क्लासेस आपके पास जेडीके में अवेलेबल नहीं है। वी डोंट हैव दिस जार फाइल इन जेडीके, राइट, क्योंकि जावा ने जब जेडीके आपको दिया तो उसने सारी जार फाइल्स नहीं दी, बिकॉज नॉट नेसेसरी। जावा ने आपको जो जार फाइल दी है, जो क्लासेस दी हैं, ये मेनली दी हैं कोर जावा से रिलेटेड, राइट, स्विंग से रिलेटेड, एडब्ल्यूडी से रिलेटेड, कोर जावा से रिलेटेड, जेडीबी से रिलेटेड, क्योंकि ये एसेंशियल है। लेकिन आपको पता है ना कि वो जावा, जब हम कोर जावा पढ़ लेते हैं तो कोर जावा के बाद जावा जो है वो मल्टीपल डायरेक्शन में डाइवर्ट हो सकती है कि आफ्टर कोर जावा आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आफ्टर कोर जावा आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आफ्टर कोर जावा आप गेमिंग एप्लीकेशन में जा सकते हैं, आफ्टर कोर जावा आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जा सकते हैं। तो यहां पर जावा का कहना है कि जो इसेंशियल जार फाइल्स हैं जो कि हर जावा एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, कोर जावा, वो सब उसने आपको दी है, सारी क्लासेस उसने आपको दी है, सारे इंटरफेसेस उसने आपको दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप जावा को रिडायरेक्ट कर रहे हो वेब एप्लीकेशन के लिए, तो आप सोचिए ना, सारी जार फाइल नहीं दे सकता ना वो जेडीके के साथ में, क्योंकि ये यहां से कंफर्मेशन नहीं है कि जावा कोर पढ़ने के बाद आप किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ता है कि बॉस, यदि मैं जावा को वेब डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है मैं सर्वलेट स्टडी करूंगा, मुझे सर्वलेट आना चाहिए, राइट। तो यहां पर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि बॉस दैट जार फाइल विल रिक्वायर्ड, हमें ये जार फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है क्योंकि ये हमारे जेडीके के साथ इंस्टॉल नहीं हुई है। तो ये जो एक्सटर्नल जार फाइल है ये सबसे पहले मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी, राइट। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल गूगल पे जाके मुझे एक जार फाइल डाउनलोड करनी है, और वो जार फाइल है आपकी servlet.jar फाइल। ये बड़ा सिंपल सी स्टेप है, इट टेक्स हार्डली 2 मिनट्स, ठीक है। इस जार फाइल को डाउनलोड करके हमें इसके जावा के पाथ में ऐड करना पड़ेगा, इसको मुझे अपनी लाइब्रेरी में ऐड करना पड़ेगा जहां ऑलरेडी जावा की सारी जार फाइल्स रखी हुई है। उस लाइब्रेरी में जाके मुझे JRE की लाइब्रेरी में जाके इस जार फाइल को कॉपी पेस्ट करना है, जो मैं आपको सिस्टम पे बताता हूं, डोंट वरी। लेकिन अभी हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि ठीक है जार फाइल हमारे पास है। अब सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है, वंस आई कैन डाउनलोड दिस जार फाइल, मैंने जार फाइल को डाउनलोड कर लिया, जार फाइल की लाइब्रेरी मैंने सेट कर दी, ठीक है। अब इस सर्वलेट की, अगर आपके पास सर्वलेट की जार फाइल नहीं होगी तो क्या होगा आप समझिए। यहां पर जब आप सर्वलेट को क्रिएट करने के लिए इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखोगे, राइट, तो हम क्या लिखेंगे, javax.http.servlet। तो ये javax के बाद अगर आप लिस्ट देखोगे तो यू कैन नॉट फाइंड दिस सर्वलेट पैकेज इन योर javax। क्या आपकी javax में कोई सर्वलेट पैकेज आपको नहीं मिलेगा? तो आप यही समझ जाइए कि आपके पास जार फाइल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने जार फाइल, अभी अपन प्रैक्टिकली बात करते हैं, लेकिन अगर आपने जार फाइल डाउनलोड करके पाथ ऐड कर दिया है तो बाकायदा अब आपका जो सॉफ्टवेयर है, अब आपका जो जेडीके है वो सर्वलेट क्रिएशन के लिए रेडी है। तो आपको सबसे पहली स्टेप में ये जार फाइल की रिक्वायरमेंट है। क्यों है समझ में आया, ठीक है। क्यों आपको जार फाइल की रिक्वायरमेंट है, तो हम जाएंगे गूगल पे, डाउनलोड करेंगे जार फाइल, सिंपल जार फाइल को पाथ के साथ ऐड करना है। और आप देखिए अब जैसे जैसे आप जावा में एडवांस लेवल पे बढ़ते जाएंगे, जार फाइल पे डिपेंडेंसीज बढ़ती रहेंगी। अभी जब MySQL की बात करते हैं JDBC में, तो मैं MySQL कनेक्टर की जार फाइल रिक्वायर्ड होती है। ऐसे जैसे जैसे अगर आप स्विंग्स पढ़ेंगे, अगर आप हाइबरनेट पढ़ेंगे, तो आपको हाइबरनेट की जार फाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी।
तो ये सारी जार फाइल जावा ने एक साथ आपको अपने जेडीके में नहीं दिए। उसका ये कहना है दिस ऑल जार फाइल्स आर फ्रीली अवेलेबल, जो भी आपको चाहिए आप उसको डाउनलोड करो और उसको पाथ में ऐड कर लो, क्योंकि उसको नहीं पता है ना कि आप जावा में किस डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन उसका यह कहना है कि बस किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए कोर जावा एसेंशियल है, तो उसने अपने जेडीके के साथ आपको कोर जावा की सारी क्लासेस, सारे इंटरफेसेस, सारी जार फाइल प्रोवाइड की हुई है। गॉट इट? तो यहां पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? फर्स्ट वी नीड टू डाउनलोड दिस जार फाइल। अब सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना है? सर्वलेट को क्रिएट करना है, ठीक है। और इस सर्वलेट को क्रिएट करते टाइम मुझे यहां पर समझना पड़ेगा सर्वलेट की लाइफ साइकिल को, कि सर्वलेट की लाइफ साइकिल क्या होती है, सर्वलेट किस तरीके से एग्जीक्यूशन करता है, राइट। तो क्रिएशन ऑफ अ सर्वलेट, ये हमारा सेकंड स्टेप होगी। सर्वलेट क्रिएशन हम 3 तरीके से जावा में करते हैं। आप देखिए, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि आप इतना जावा कोर पढ़ के आ रहे हैं, आपको बताएं जावा में कोई भी कॉन्सेप्ट क्या होता है। मतलब क्वेश्चन मेरा ये है, जावा में एक्सेप्शन क्या है? क्लास है। जावा में थ्रेड क्या है? क्लास है। अगर आपको लगता है आपको अपनी क्लास को थ्रेड बनाना है, यू वांट टू कन्वर्ट योर क्लास इनटू थ्रेड, तो क्या पढ़ा था हमने? अपनी क्लास को थ्रेड क्लास से एक्सटेंड कर लो, या अपनी क्लास को रनेबल इंटरफेस से इंप्लीमेंट करके रन मेथड को ओवरराइड कर दो। यदि आपको लगता है कि आपको अपनी क्लास को एक्सेप्शन हायरार्की में लेके आना है, तो जावा क्या बोलता है? आप अपनी एक क्लास बनाओ, उसको एक्सेप्शन क्लास से एक्सटेंड कर दो, तो आपकी क्लास एक्सेप्शन हायरार्की में आ जाएगी। वैसे ही यदि आपको लगता है कि आपको एक सर्वलेट क्रिएट करना है, तो यहां जावा का यह कहना है कि बॉस कुछ मेथड्स हैं, अगर आप अपनी क्लास में उन मेथड को लेके आ जाते हैं जो उसकी अपनी मेथड है, जावा की अपनी कुछ मेथड है, उसका यह कहना है कि बॉस जैसे हमने पढ़ा था ना, जावा उसी कोड को थ्रेड मानता है जो आपने रन में लिखा हुआ है। रन मेथड में लिखा हुआ कोड थ्रेड मानता है जावा, लेकिन उसके लिए हमें रन मेथड को इनहेरिट करना पड़ता है, या तो हम एक्सटेंड करें या हम इंप्लीमेंट करें। मल्टी थ्रेडिंग याद करो। उसी तरीके से यदि आपको जावा में एक सर्वलेट बनानी है, तो यहां सर्वलेट कुछ नहीं होगी, आपकी अपनी क्लास होगी। आपकी क्लास ही है जो सर्वलेट का काम करेगी। लेकिन उसके लिए मुझे अपनी क्लास को 3 तरीके से सर्वलेट में कन्वर्ट करना है। मतलब यदि मैं चाहता हूं कि बॉस मेरी क्लास सर्वलेट बन जाए, तो वो सारी मेथड जो एक सर्वलेट के क्रिएशन के लिए मुझे चाहिए, वो मुझे अपनी क्लास में लेके आनी पड़ेगी। और ये काम मैं 3 तरीके से कर सकता हूं। स्टेप 1 पे हम सबसे पहला तरीका देखेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ओके, तो पहला तरीका है मेरे पास कि मैं अपनी क्लास को सर्वलेट नाम के इंटरफेस से इंप्लीमेंट कर लूं। अब यहां पर आप देखिए, सर्वलेट इंटरफेस का भी नाम है और सर्वलेट जार फाइल का भी नाम है। जार फाइल जो है वो भी सर्वलेट के नाम से है, और जिस इंटरफेस की मैं बात कर रहा हूं वो भी सर्वलेट के नाम से है, और ये पैकेज जिसमें ये क्लासेस रखी हैं, ये इंटरफेस रखा हुआ है, उसका नाम भी सर्वलेट है। तो तीनों एक ही नाम से आपको मिलेगी। सर्वलेट जार फाइल का नाम है, सर्वलेट पैकेज का नाम है जो मुझे इंपोर्ट करना है, ठीक है, और सर्वलेट मेरी इंटरफेस का भी नाम है। तो जार फाइल तो चलिए एक बार आपको डाउनलोड करना है, ये जो पैकेज है सर्वलेट, ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करना है अभी अपन देखते हैं। लेकिन ये पैकेज का नाम है और ये इंटरफेस का नाम है, कैसे समझ में आएगा? फर्स्ट लेटर कैपिटल, कि जावा में सर्वलेट नाम का इंटरफेस है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अ सर्वलेट। ये सर्वलेट इंटरफेस किस पैकेज में रखा हुआ है? सर्वलेट नाम के पैकेज में। इस सर्वलेट पैकेज को लाने के लिए आपको कौन सी जार फाइल डाउनलोड करनी है? सर्वलेट.जार फाइल। तो ये पहला तरीका जिसमें सब कुछ नाम उसने सर्वलेट के नाम से दिया। सर्वलेट इज अ जार फाइल, सर्वलेट इज अ पैकेज नेम, सर्वलेट इज एन इंटरफेस। तो पहला तरीका मेरे पास ये है कि मैं अपनी क्लास को सर्वलेट इंटरफेस से क्या कर लूं? इंप्लीमेंट। अब यदि मैं अपनी क्लास को सर्वलेट इंटरफेस से इंप्लीमेंट करूंगा, तो मुझे कौन कौन सी मेथड ओवरराइड करनी पड़ेंगे? क्योंकि याद है हमने पढ़ा इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस मतलब जिसकी सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट होती है। अरे इंटरफेस की डेफिनेशन याद करो। इंटरफेस मीन्स collection of methods and variable, but all the methods of interface are by default public and abstract, and all the variables of interface are by default public and final। याद है इंटरफेस की डेफिनेशन कि इंटरफेस में जितनी भी मेथड होती हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, और अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है मतलब आपको उनको कंपलसरी ओवरराइड करना है। तो यही जावा कहता है। लेकिन कौन कौन सी मेथड है जो सर्वलेट इंटरफेस में मुझे मिलेंगी, ये भी हम देखते हैं। पहला तरीका, इंप्लीमेंट योर क्लास विद सर्वलेट इंटरफेस। फिर इसके अपने कुछ लिमिटेशन हम देखेंगे, सो दैट विल गो फॉर सेकंड ऑप्शन, कि यहां पर जावा बोलता है बॉस गो विद दिस ऑप्शन, एक्सटेंड योर क्लास विद जेनरिक सर्वलेट क्लास।
कि जावा ने मुझे क्या किया, सर्वलेट क्रिएट करने के लिए क्लास दी है। पहला क्या दिया उसने मुझे, इंटरफेस, दिस सर्वलेट इज एन इंटरफेस। सेकेंड ऑप्शन उसने मुझे दिया है कि बॉस यदि आप अपनी क्लास को सर्वलेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, then rather than implement your class with servlet interface, extend your class with generic servlet class। और ये जो generic servlet class है ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है सर्वलेट इंटरफेस से। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि सर जब ऑलरेडी इंटरफेस है तो जावा ने क्यों मुझे जेनरिक सर्वलेट क्लास को एक्सटेंड करके दिया है? तो डोंट वरी, आता हूं मैं, इस कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे। लेकिन ये दूसरा तरीका है कि मैं अपनी क्लास को अगर सर्वलेट बनाना चाहता हूं तो मुझे अपनी क्लास को जेनेरिक सर्वलेट क्लास से एक्सटेंड करना है। और तीसरा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, एक्सटेंड योर क्लास विथ एचटीटीपी सर्वलेट क्लास। आप अपनी क्लास को एचटीटीपी सर्वलेट क्लास से भी एक्सटेंड करके सर्वलेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें कुछ नई मेथड मिलेंगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ओके, ये एचटीटीपी सर्वलेट, और देखा जाए तो तीनों में जो बेस्ट ऑप्शन है टू क्रिएट अ सर्वलेट वो है एचटीटीपी सर्वलेट। मतलब मैं डायरेक्टली अगर आपको एचटीटीपी सर्वलेट भी पढ़ा दूं तो भी आप सर्वलेट क्रिएशन बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो फिर क्वेश्चन आता है सर आप फिर तीनों तरीके क्यों बता रहे हैं? इसलिए क्योंकि इंटरव्यू क्वेश्चन 100% पक्का बनता है, हाउ मेनी वेज वी क्रिएट अ सर्वलेट, कितने तरीके से हम सर्वलेट जावा में क्रिएट कर सकते हैं और तीनों में क्या डिफरेंस है। तो पहला तरीका क्या है, अपनी क्लास को सर्वलेट इंटरफेस से इंप्लीमेंट करना। ठीक है, लेकिन ये समझना, ये सर्वलेट इंटरफेस, ये जेनरिक सर्वलेट क्लास, ये एचटीटीपी सर्वलेट क्लास, ये केवल तभी आप यूज कर पाएंगे जब आपके पास ये servlet.jar फाइल होगी। इफ यू डोंट हैव दिस servlet.jar फाइल, हम सर्वलेट क्रिएशन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जावा के जेडीके में हमारे पास ये जार फाइल अवेलेबल नहीं है। भले ही जेडीके इंस्टॉल्ड है, लेकिन मुझे जार फाइल अब डाउनलोड करके लाइब्रेरी पाथ में ऐड करना पड़ेगा, और ऐसा भी आगे बहुत बार करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपने MySQL में भी शायद ये काम किया हो, MySQL कनेक्टर की जार फाइल हमने डाउनलोड की थी और वहां पर भी हमने लाइब्रेरी में उसको ऐड करके कैसे यूज करना है वो भी सीखा था। गॉट इट? तो ये हो गया मेरा सर्वलेट क्रिएशन, चलो मान लिया। फिर तीसरी स्टेप में, अब इस तीसरी स्टेप में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है वो है ये फाइल क्रिएट करना, जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल। डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल, राइट, web.xml फाइल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल। तो ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल क्या होती है? व्हाट इज दिस web.xml फाइल? आप देखिए, अब ये सुनना ध्यान से कि जब एक सर्वलेट अगर आपने सर्वर पे अपलोड की है ना, तो आपकी सर्वलेट की पूरी डिटेल, ये बात करेंगे जब web.xml में आएंगे, आपको अपने सर्वलेट की पूरी डिटेल, क्या क्या डिटेल होगी उसमें, सर्वलेट का नाम क्या है, सर्वलेट की क्लास का नाम क्या है, इसका URL पैटर्न क्या है, ये सब क्या होते हैं आगे बात करूंगा, डोंट वरी। लेकिन आपको अपने सर्वलेट का पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, क्योंकि क्या होता है जब भी आप एक सर्वलेट को सर्वर पे अपलोड करेंगे, कि मान लो आपने सर्वर पे अपने सर्वलेट को अपलोड कर दिया, ये आपका सर्वर है, ठीक है, ये आपका वेब सर्वर है, और इस वेब सर्वर पे आपने अपनी सर्वलेट को अपलोड कर दिया। ठीक है, ये मान लो आपकी सर्वलेट रखी हुई है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सर्वलेट तो बहुत सारी है, एक दो तो नहीं होंगी। मान लो आपने एप्लीकेशन में 50 सर्वलेट बनाई है, तो यदि क्लाइंट जब इस रिक्वेस्ट को एक्सेस करेगा कि उसको किसी सर्वलेट को एक्सेस करना है, तो हमेशा ध्यान रखना, क्लाइंट जब सर्वलेट की रिक्वेस्ट देगा तो वो सर्वलेट कहां रखी हुई है, कौन सी सर्वलेट को एग्जीक्यूट करना है इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में, क्योंकि क्लाइंट को सर्वलेट का नाम नहीं पता है। वो तो एक एप्लीकेशन देखेगा, एक मैसेज देगा, एक इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए यहां से रिक्वेस्ट देगा। ये रिक्वेस्ट जब सर्वर पे आती है और यदि इस रिक्वेस्ट में सर्वलेट जुड़ी हुई है, यदि आपके रिक्वेस्ट का एग्जीक्यूशन किसी सर्वलेट को लेके होना है, अभी बताता हूं कैसे होना है, तो ये रिक्वेस्ट सर्वलेट को जाके कहां ढूंढेगी कि कौन सी सर्वलेट एग्जीक्यूट करना है, उसके अगेंस्ट में कौन सी क्लास एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि अभी तो बहुत सारी बातें करेंगे। सर्वलेट लोड होगी, सर्वलेट का इंस्टांस क्रिएट होगा। आपको याद है मैंने लास्ट टाइम एक छोटा सा बात आपको बोली थी कि आपको ना सर्वलेट को रन करना है, आपको केवल सर्वलेट बनाना है, उसको कंपाइल करना है और उसके डॉट क्लास फाइल सर्वर पे रख देना है। सर्वलेट को लोड करना, सर्वलेट का इंस्टांस क्रिएट करना, सर्वलेट को एग्जीक्यूट करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्वर की होगी। लेकिन ये सारे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए या ये सारा टास्क परफॉर्म करने के लिए बॉस को सर्वलेट की जब रिक्वेस्ट सर्वर पे आएगी, अरे समझ बात को ध्यान से, आपने तो 10 सर्वलेट बनाई हुई है,
लेकिन जब क्लाइंट रिक्वेस्ट देगा तो उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में कौन सी सर्वलेट एग्जीक्यूट करना है, ये डिटेल कहां मिलेगी? तो हर रिक्वेस्ट जाके किससे पूछती है? web.xml फाइल से। तो ये जो web.xml फाइल है, ये web.xml फाइल पूरा सर्वलेट का डिस्क्रिप्शन होल्ड करके रखता है। और ये ध्यान रखना, सर्वलेट भले ही आप 10 बनाए, 50 बनाए, 500 बनाए, एक प्रोजेक्ट में web.xml फाइल एक ही होती है। कि अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और उस प्रोजेक्ट में मान लो 50 सर्वलेट बना रहे हैं, बिल्कुल बनाइए, लेकिन web.xml एक ही बनेगी। हर सर्वलेट की अलग अलग web.xml फाइल नहीं होती है। web.xml जिसको हम डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल कहते हैं, जो सर्वलेट का डिस्क्रिप्शन होल्ड करके रखती है, ये एक ही फाइल होती है हर सर्वलेट की। सारी सर्वलेट की डिटेल आपको इसी फाइल में लिखनी है। एक प्रोजेक्ट में एक ही web.xml फाइल होगी। गॉट इट? तो ये हमने बात की अभी। ये सबसे पहले स्टेप में सर्वलेट क्रिएट करना है, जार फाइल चाहिए, क्रिएशन ऑफ अ सर्वलेट, देन web.xml फाइल बनानी पड़ेगी जो कि हमारा डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल होगी, एंड देन आफ्टर मुझे सर्वलेट को क्या करना है? टेस्ट करना है। तो सर्वलेट की टेस्टिंग हम दो तरीके से करेंगे। अब वापस ही बात है, इसको कंसोल एप्लीकेशन नहीं है, इससे वेब एप्लीकेशन, राइट? तो इसकी जो टेस्टिंग होती है कि आपकी सर्वलेट प्रॉपर चल रही है, नहीं चल रही है, आपकी सर्वलेट रिजल्ट प्रॉपर दे रही है, नहीं दे रही है, राइट? इसकी टेस्टिंग करने के दो ऑप्शन है मेरे पास, कि या तो मैं अपनी सर्वलेट को एक HTML पेज के साथ टेस्ट करूंगा, कि मैं एक HTML पेज बनाएंगे हम, ठीक है? इस HTML पेज में मान लो ये सबमिट का बटन है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इस सबमिट के बटन के क्लिक करने पर, मान लो ये कोई आपने सर्वलेट बनाई है जो लॉगिन के लिए है, मैं चाहता हूं सबमिट बटन के क्लिक करने पर एक सर्वलेट कॉल हो, ठीक है, ये सर्वलेट कॉल हो और ये सर्वलेट मुझे एग्जीक्यूशन करके रिजल्ट रिटर्न करे। एक तरीका ये है कि एग्जीक्यूट अ सर्वलेट विथ HTML पेज, क्या आप HTML पेज पे बाकायदा सबमिट बटन के क्लिक करने पर सर्वर की सर्वलेट को कॉल करना चाहते हैं, ये एक तरीका। या दूसरा तरीका ये है कि मैं सर्वलेट को डायरेक्टली भी वेब ब्राउजर में ओपन कर सकता हूं। देखिए, अब ये HTML तो आप वेब ब्राउजर में ओपन करेंगे, तो वेब ब्राउजर में आपके पास पहला तरीका ये है सर्वलेट को कॉल करने का, कि या तो आप एक HTML का पेज बनाएं और उस HTML पेज में आप सर्वलेट को कॉल करें। ये होगा दो तरीके से, डू गेट या डू पोस्ट मेथड से, बात करेंगे अभी, डोंट वरी। अगर आपने सबमिट बटन पढ़ा है तो आपको शायद याद होगा, सबमिट बटन में हम फॉर्म टैग में लिखते हैं मेथड इक्वल टू पोस्ट, एक्शन इक्वल टू दैट। तो वो तरीका है जिससे हम सर्वलेट को कॉल करेंगे अभी, और नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, मैं बताऊंगा आपको, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीका है टू कॉल अ सर्वलेट, टू एग्जीक्यूट अ सर्वलेट विद द HTML पेज, जो हमारा प्राइम कॉन्सेप्ट होगा। तो इसी पे बात करेंगे हम, राइट? कि हमारा एक व्यू पेज होगा, कंट्रोलर होगी और डेटाबेस होगा। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप सर्वलेट को डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट योर सर्वलेट। लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जब सर्वलेट HTML पेज के साथ कॉल होता है तो रिजल्ट क्या मिलेंगे, जब सर्वलेट डायरेक्टली कॉल होगा तो रिजल्ट क्या मिलेंगे, राइट? तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें देखना है। तो पहली स्टेप जार फाइल चाहिए, सेकंड स्टेप सर्वलेट क्रिएट करना है, थर्ड स्टेप web.xml फाइल बनानी है, फोर्थ स्टेप सर्वलेट को टेस्ट करना है। और इसके अलावा मतलब क्रिएशन ऑफ अ सर्वलेट के बाद एक स्टेप और है कि सर्वलेट क्रिएट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, डिप्लॉय द सर्वलेट, सर्वर पे उसको डिप्लॉय भी करना है, डिप्लॉय सर्वलेट ऑन सर्वर। कि एक सर्वलेट को बनाने के बाद मुझे उसको सर्वर उसको मुझे सर्वर पे डिप्लॉय भी करना पड़ेगा। अब जब सर्वर पे हम सर्वलेट को डिप्लॉय करेंगे तो आपको याद है मैंने एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पढ़ाया है आपको अपाचे टॉमकेट में। अपाचे टॉमकेट में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि एक्चुअली जब आप सर्वलेट बनाने के बाद इसको सर्वर पे डिप्लॉय करोगे, है ना, बनाएंगे कैसे वो तो अभी हम देखते ही हैं, लेकिन क्या होगा जब आप अपाचे टॉमकेट को इंस्टॉल करेंगे तो आपको सी में प्रोग्राम फाइल्स में एक अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन नाम से फोल्डर मिलेगा। मतलब ये सर्वलेट बनाने के बाद आपको सर्वलेट को कहाँ डिप्लॉय करना है, इस अपाचे सॉफ्टवेयर में आपको टॉमकेट का जो भी वर्जन आपने इंस्टॉल किया, मान लो 10.0, ये आपको मिलेगा। इसमें आपको मल्टीपल फोल्डर मिलेंगे, उसमें एक फोल्डर होगा वेब एप्स के नाम से। ये वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, ये डायरेक्टरी, क्योंकि आप देखिए पूरे वेब डेवलपमेंट में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, कि आपने प्रॉपर तरीके से चीजों को डिप्लॉय किया है नहीं, प्रॉपर डायरेक्टरी में। क्योंकि ये रिक्वेस्ट आप देखिए, अभी तक तो क्या होता था, आप ही जावा सी से प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे थे, आप ही जावा से प्रोग्राम को रन कर रहे थे। अभी तक कोर जावा में यही पढ़ा ना हमने कि जावा सी से प्रोग्राम कंपाइल होता है, जावा से प्रोग्राम रन होता है, तो वो जिस फोल्डर में रखा हुआ है हम वहां जाके रन कर लेते हैं। लेकिन यहां पर आप प्रोग्राम को रन नहीं करोगे,
यहां तो आपका काम क्या है, सर्वलेट को बना के डॉट क्लास फाइल सर्वर पे रख देना। अब उसको लोड करना, उसका इंस्टेंस क्रिएट करना, जो कि लाइफ साइकिल का पार्ट है, पढ़ेंगे अभी हम कि सर्वलेट को लोड करता है क्लास लोडर, उसका इंस्टेंस क्रिएट करता है आपका वेब सर्वर, ये सब सर्वर करेगा। लेकिन सर्वर आपसे बोलेगा प्रॉपर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में सब कुछ रखना, तो कोड में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो तैयार रहना 404 एरर, छोटी सी भी गलती करी वो सीधे एरर फेंक देगा 404, और ढूंढते रहो, क्योंकि 404 इतनी टिपिकल एरर है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि गलती करी कहां पर है। सर्वलेट की स्पेलिंग में एक इधर उधर कर दिया तो 404 एरर आ जाती है। web.xml में छोटी सी मिस्टेक 404 एरर आ जाती है। तो ये 404 डेवलपमेंट की सबसे टिपिकल एरर है। ओके, और ये ना आए, इससे हम शुरू से ही बचेंगे। तो यहां पर आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या करेंगे, क्या बताया था आपको, याद हो शायद लास्ट टाइम, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में टॉमकेट में जाके अपना एक फोल्डर क्रिएट करना है। मान लो मैंने फोल्डर बना लिया डेटा फ्लेयर के नाम से, ये मेरा अपना फोल्डर है ना, यहां से मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं। इस डेटा फ्लेयर फोल्डर में जाके आपको फिर एक फोल्डर क्रिएट करना है। इस फोल्डर का नाम होगा वेब, कैपिटल लेटर में वेब -inf। ये एक फोल्डर आपको बनाना है वेब -inf के नाम से, INF, ठीक है। ये एक फोल्डर बनाना है। इस फोल्डर में जाके आपको फिर एक फोल्डर क्रिएट करना है, इसका नाम होगा क्लासेस फोल्डर, राइट। अब यहां ध्यान रखना कि आपकी जो सर्वलेट की डॉट क्लास फाइल है, वो सर्वलेट की डॉट क्लास फाइल हम कहां रखेंगे, इस फोल्डर में। मैं बनाने से पहले सब कुछ बता रहा हूं आपको कि बन जाएगा, उसके बाद तो चीजें आसान है। बनाना टिपिकल नहीं है, सबसे ज्यादा टिपिकल ये है कि आप कौन सी चीज कहां रखोगे, कैसे इसको अटैच करोगे, स्टेप्स क्या फॉलो करोगे। तो आपको समझ में आ गया स्टेप, सर्वलेट की जार फाइल पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप सर्वलेट क्रिएशन, कि जार फाइल आपने सब सेट कर दी, लाइब्रेरी सेट कर दी जार फाइल की। सेकंड स्टेप में आपको सर्वलेट बनानी है, लेकिन बनाने के बाद फिर web.xml फाइल बनानी है। लेकिन बनाने के बाद सर्वलेट को रखेंगे कहां पे, क्योंकि सब कुछ तो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड है कि आपने उसको कहां सेव किया है। तो हमेशा सर्वलेट की डॉट क्लास फाइल, केवल सर्वलेट की नहीं, जब भी आप सर्वर पे कोई डॉट क्लास फाइल रख रहे हैं जावा की, तो वो आपको कहां रखना है, सर्वर पे, इस लोकेशन पे। इस फोल्डर में आप कौन सी फाइल रखोगे, HTML जो भी अपन बनाएंगे, तो HTML, CSS, ये सब हम कहां रखते हैं, अपने फोल्डर में। और आपकी जो web.xml फाइल होती है वो कहां होती है, वो होती है वेब -inf में। इस फोल्डर में होगी आपकी web.xml फाइल, यहां होगी आपकी डॉट क्लास फाइल सर्वलेट की, और यहां होगा आपका HTML पेज। और यहां से लेके यहां तक के फोल्डर आपको बनाने हैं। इस लोकेशन पे जाके जब आप टॉमकेट को इंस्टॉल करेंगे तो आपको बाकायदा ये अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन नाम का फोल्डर मिलेगा, जिसमें टॉमकेट मिलेगा, जिसमें वेब एप्स मिलेगा। यहां से फिर आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, डेटा फ्लेयर इनसाइड दिस वेब INF फुल कैपिटल लेटर में, वेब -inf, स्पेस नहीं है, हाइफन है बीच में, राइट। एंड दिस इज क्लासेस फोल्डर, इट इज इन स्मॉल। तो ये है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो विच यू नीड टू फॉलो फॉर डिप्लॉयड योर सर्वलेट, राइट। तो हर चीज प्रॉपर लोकेशन पे आपने रखना है आपको, राइट। तो अब ये सारी कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी हमारी, और जार फाइल किस तरीके से डाउनलोड करना है, ये मैं आपको भी सिस्टम पे ही बता पाऊंगा, बोर्ड पे नहीं बता पाऊंगा, राइट। लेकिन क्रिएशन ऑफ सर्वलेट किस तरीके से करना है, ये जरूर हम बोर्ड पे समझेंगे। और मैंने आपको क्या बोला है, 3 तरीके से हम सर्वलेट क्रिएशन देखने वाले हैं। लेकिन शुरुआत हम जो करेंगे वो करेंगे सबसे पहले सर्वलेट इंटरफेस से। और जब सर्वलेट को क्रिएशन हम देखेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बॉस सर्वलेट की लाइफ साइकिल क्या होती है, कि जब आप सर्वलेट क्रिएट करोगे तो आप देखो क्या होता है, समझो बात को। यहां पे बहुत सी चीजें कोर जावा से बदलने वाली हैं। कारण ये है कि सर्वलेट को रन आप नहीं कर रहे हो, आपको केवल डॉट क्लास फाइल उठा के सर्वर पे रखनी है। तो यहां, और अच्छा दूसरी बात कि बॉस एप्लीकेशन जब आप बनाते हो कंसोल बेस्ड, तो आपको पता है प्रोग्राम अपना एग्जीक्यूशन मेन से शुरू करता है, लेकिन वेब एप्लीकेशन में मेन होता ही नहीं है। तो अगर मेन ही नहीं लिखा आपने, जब आप वेब डेवलपमेंट के लिए सर्वलेट बनाओगे तो थोड़ी ना मेन लिखेंगे हम। जब आप मेन नहीं लिख रहे हो तो फिर क्वेश्चन आता है सर सर्वलेट का कोड चलेगा कैसे। ना आप कोई एक्सटर्नल मेथड कॉल करोगे, क्या आप डॉट लगा के कोई मेथड कॉल कर रहे हो सर्वलेट की, वो भी नहीं होगा। तो यहां पर सर्वलेट बोलता है बॉस कि यदि एक सर्वलेट जब रन होती है तो वो एक साइकिल फॉलो करती है, और उस साइकिल के हिसाब से आपको अपना कोड लिखना पड़ता है कि यहां मुझे ये कोड लिखना है,
साइकिल के हिसाब से ये सेकंड एग्जीक्यूशन होगा तो मुझे ये कोड लिखना है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि कारण आप समझना, अभी तक आप एक्सप्लिसिट मेथड कॉल कर रहे थे, अभी तक आपको पता था कोर जावा में कि बॉस एप्लीकेशन रन होगी तो सबसे पहले मेन एग्जीक्यूट होगा, और यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप सर्वलेट की को बनाने के लिए जावा सी कमांड तो लिखोगे, लेकिन जावा कमांड थोड़ी ना लिखोगे। और जब जावा कमांड लिख ही नहीं रहे हो तो मेन कॉलिंग होगा ही नहीं, क्योंकि मेन है ही नहीं। और याद है आपको, हमने पढ़ा है मेन है ही नहीं आपकी सर्वलेट में, और हमने पढ़ा है कोर जावा में कि बस मेन तब कॉल होता है जब आप जावा लिखते हैं। और आप देखिए 2 कमांड से आपके कोर जावा की एप्लीकेशन चल रही थी, लेकिन यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप केवल जावा सी कमांड लिखोगे, कंपाइल द सर्वलेट एंड पुट द डॉट क्लास फाइल। लेकिन फिर वो रन जब होगी, क्योंकि उसको रन करने का काम सर्वर करेगा, उसको लोड करने का काम सर्वर करेगा, उसका इंस्टांस क्रिएशन सर्वर करेगा, लेकिन जब वो लोड करेगा, इंस्टांस क्रिएट करेगा, तो किस सीक्वेंस में मेथड कॉल करेगा। तो बात करेंगे अभी 5 मेथड के बारे में जो सर्वलेट इंटरफेस की है। इनिट मेथड है इसमें, ठीक है, इनिट मेथड है, सर्विस मेथड है, ठीक है, इनिट के बाद सर्विस मेथड, सर्विस के बाद आपके गेट सर्वलेट इन्फो मेथड, गेट सर्वलेट कॉन्फिग मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड, इन सारी मेथड्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे और इनके साइकिल देखेंगे कि जब लाइफ साइकिल चलती है सर्वलेट की तो क्या क्या स्टेप फॉलो होती है। बट आई होप यहां तक अभी आपको समझ में आ गया कि सर्वलेट क्रिएशन के लिए मुझे क्या स्टेप फॉलो करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और शुरुआत करते हैं सर्वलेट क्रिएशन की विद द सर्वलेट इंटरफेस, कि हाउ टू क्रिएट अ सर्वलेट विद सर्वलेट इंटरफेस। ये कितने तरीके हैं, 3। उसमें सबसे पहला तरीका हम देखेंगे क्रिएशन ऑफ अ सर्वलेट विद सर्वलेट इंटरफेस, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लाइफ साइकिल ऑफ अ सर्वलेट, कि सर्वलेट की लाइफ साइकिल क्या होती है, किस तरीके से सर्वलेट अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए इस कोर्स में, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इसको शेयर करिए दोस्तों के साथ, लाइक करिए वीडियो को, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में सर्वलेट क्रिएशन के साथ में। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे हम, डोंट वरी, हर कॉन्सेप्ट जो बोर्ड पे समझेंगे उसको लैब में चल के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ देखेंगे। तो बस बने रहिए, समझते रहिए और खुश रहिए, टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो चलिए करते हैं मुलाकात। बाय।